नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेल के हमारे 8th एपिसोड में। हमारे साथ आबिदा जी हैं गेस्ट स्पीकर के रूप में। ये पिरामल फाउंडेशन में अभी काम कर रही हैं और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ओवरथिंकिंग के बारे में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें आबिदा जी ने हमें बताया था कि ओवरथिंकिंग क्या है, ये ओवरथिंकिंग क्यों होती है, इसकी वजह से हमें क्या परेशानियां हो सकती है, ये कितना हमें हार्म करता है। हम लोगों ने कई सारे इसके कॉन्स पे भी बात किए थे कि हमारे मेडिकली वो कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर को, हमारे मेंटल हेल्थ को। आबिदा जी से रिक्वेस्ट है कि अगर वो थोड़ा-सा रिकैप करना चाहें कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो भी बातें की थी, वो थोड़ा रिकैप करें तो हम लोग फिर इस एपिसोड को आगे बढ़ा पा सकते हैं। जी। बिल्कुल, थैंक यू अनुप्रिया। अम, तो ओवरथिंकिंग पे मैंने लास्ट एपिसोड में यही बताया था कि सोचने की क्षमता जो है वो बहुत एक तोहफा है हमारे लिए, हर इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। अ, वो हमको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, सोचने की क्षमता। पर बहुत बारी इस सोचने की क्षमता को हम ओवरथिंकिंग में बदल देते हैं। ओवरथिंकिंग ये होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस जो शायद कभी नहीं हुई हैं, कभी नहीं होंगी आने वाले टाइम में, या बीत चुकी हैं, या उनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, उस पे हम सोचते चले जाते हैं। एक लूप बना देते हैं सोचने का, उसको हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग एक अपना सेल्फ हेल्प मैकेनिज़्म भी है। बहुत बारी ये हमको बहुत सारी सिचुएशन से सेव भी करता है। पर इसका ज़्यादा हो जाना मेडिकल इश्यूज़ क्रिएट करता है। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि एंग्ज़ायटी इसी से क्रिएट होती है। अ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं। उसमें ये है कि जैसे हम फ्यूचर के बारे में परेशान होते रहते हैं। किसी भी एक सिचुएशन को लेके 1 या 2 या ज़्यादा उस सिचुएशंस को लेके परेशान होते रहते हैं। या जो हमारे साथ पहले कुछ बीता है, उस पे हम चिंतन करते चले जाते हैं। या अ, हमारे फ्यूचर के बारे में हम इतना परेशान होने लगते हैं कि वो एक स्ट्रेस के रूप में बदल जाता है। और बहुत बारी हम चिंतन को उस लेवल तक ले जाते हैं कि वो हमको पैरालाइज़ भी कर देता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी अनुप्रिया। और आबिदा जी, पिछले पूरे एपिसोड का आपने एक रिकैप दे दिया हमें। तो हम लोग काफ़ी बातें कर चुके थे पिछले एपिसोड में, लेकिन आबिदा जी यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम लोग हमेशा एक प्रोवर्ब भी सुनते हैं, एक कहावत भी हमारे यहाँ चलती है कि चिंता ही चिता का कारण है। और आपने जैसा बताया था कि चिंता की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से एंग्जायटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है और कई बार ये पैरालिसिस का भी एक कारण बन जाता है हमारे लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति ओवरथिंक कर रहा है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि वो कैसे उसके साथ डील करे? उसको अब तो समझ में आ गया, वो सेंसेशन महसूस कर लिया, उसे समझ में आ रहा है कि वो जो सोच रहा है वो ओवरथिंकिंग है। लेकिन उससे अब उसे डील कैसे करना है, उस पे हम आपका सुझाव चाहेंगे। जी। तो सबसे ज़रूरी जो है ओवरथिंकिंग को मतलब अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? इंसान को एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन माइंड वाले इंसान के साथ डिस्कस करना चाहिए, है ना? सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बात पे बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, पर उस बात का मैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मैं किसी अंत तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो इस बात को किसी के साथ डिस्कस करना, ये एक बहुत अ, मतलब बहुत बहुत बारी क्या होता है कि हम बहुत चीज़ों को, ये आपने भी सुना होगा, हम अपनी सोसाइटी में बोलते हैं, बहुत सारी बातें जो है बात करके ही दुःख कम हो जाता है ना? तो बहुत सबसे पहला स्टेप मैं यही बोलूँगी कि आप किसी ऐसे से बात करें जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद कर सके। या बहुत बारी हम बात कह देने से भी बातों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बात करें। दूसरा, जब आपको ऐसा फ़ील हो कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ना किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सोचते चले जा रहे हैं, तब मैं कहूँगी कि आप एक लंबी साँस लें और
ये समझने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हैं। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि रिफ्लेक्ट करिए अपने कामों पे या अपने दिन पे रिफ्लेक्ट करिए। बहुत बारी मतलब मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत बार ये बोलते थे कि रात में सोते टाइम एक बार ये सोचो कि तुमने पूरा दिन क्या किया। तो उसको थोड़ा सोचें। अगेन सिर्फ उतना ही सोचें जितना सोचने की ज़रूरत है। उसको भी फिर ओवरथिंकिंग में मत ले जाएँ। पर आप एक मंथन करें कि आपने पूरा दिन क्या किया और अ, अगर ऐसा लगे कि मैंने कोई चीज़ दोबारा-दोबारा करी है, तो एक साँस भरें, है ना? अपने आप को शांत करें, अपने आप को ये समझाएँ कि ये चीज़ मैंने बहुत बार करी है। तो दूसरा मैं यही बोलना चाहूँगी कि रियलाइज़ करें कि किस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सोचे, क्या वो वक़्त था जब आप सोचे? बहुत ज़्यादा सोचे। अगर वो चीज़ दोबारा आती है, तो एक लंबी साँस भरें और उस थॉट को वहीं तोड़ने की कोशिश करें। उसको वहीं छोड़ने की भी कोशिश करें, है ना? दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी। तीसरा बहुत जगह सुना है कि मेडिटेट करने से भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो तीसरा ये है कि अगर आप मेडिटेशन में बिलीव करते हैं या इस तरह की प्रक्रियाओं में बिलीव करते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं टू ओवरकम ओवरथिंकिंग, है ना? तीसरा मेरा ये सॉल्यूशन रहेगा। अ, चौथा मेरा ये रहेगा कि क्योंकि मैंने ऐसा नोट किया है कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ें या तो परिवार के बारे में ओवरथिंक करते हैं या हम अपने काम के बारे में ओवरथिंक करते हैं। तो ओवरथिंकिंग के प्रक्रिया में जब आप हैं और आपको लगता है कि ये मेरा सोचना जो है वैलिड है, दिस पॉइंट इज़ समवेयर इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ, तब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उन उन थिंकिंग्स को या उन प्रोसेसेस को छोटे-छोटे भागों में काटें, तोड़ें और उन छोटे-छोटे प्रोसेसेस के या उन छोटे-छोटे भागों के आप सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी बेटी अब 9th ग्रेड में है ना? तो अब मेरे को चिंता है कि अब वो 10th में क्या लेगी, 11th में, 12th में और क्या करेगी अपनी ज़िंदगी में आगे। तो इस चीज़ को मुझे हिस्सों में तोड़ने की ज़रूरत है कि ग्रेड 9 में उसके अचीवमेंट्स क्या मैं देख रही हूँ या क्या उसको देखने चाहिए। ग्रेड 10 में क्या देखने चाहिए। शायद ग्रेड 11 का मेरा तभी डिसाइड करेगा जब वो ग्रेड 10 में पहुँच जाएगी। तो इसी तरह से आप देखें कि मतलब जो मैं एक चिंता कर रही थी कि मेरी बेटी क्या नौकरी करेगी या क्या किससे शादी करेगी, कैसी उसकी ज़िंदगी होगी, मैं एक बहुत दूर का फ्यूचर देख रही थी और उस पे चिंता कर रही हूँ। उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये सोचूँ कि 9th क्लास में उसको क्या ऐसा करना चाहिए या क्या उसके अचीवमेंट्स होने चाहिए, उसके लिए मेरी क्या मदद लगेगी। तो मैंने उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और उन छोटे पार्ट्स में तोड़ के उनके सॉल्यूशंस की तरफ हम अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक चौथा है ये। चौथा मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके थिंकिंग पॉइंट्स हैं या जिन चीज़ों पे आप सोच रहे हो, क्या उनको छोटे-छोटे पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है ना? 5वां मैं ये कहूँगी कि प्रॉब्लम फ़ोकस थिंकिंग करें, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पे सोचें, है ना? मेरे प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को अपनी बेटी के फ्यूचर का सोचना है। ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो उसके फ्यूचर को सोचने के लिए उस बात को मैं हिस्सों में काटी, है ना? तो जिन जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा पर्सनल ज़्यादा बता रही हूँ, बट मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, उसको अपने प्रोफ़ेशन से भी जोड़ें, कि हमारे पास एक दिन में एक तो काम होता नहीं है, एक दिन में हमारे पास 4 काम होते हैं। उन 4 कामों के भी सब काम होते हैं, सब प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना? तो उनको भी कैसे तोड़ा जाए? शायद एक दिन में एक काम को पूरा करना नहीं हो पाएगा, तो क्या हम उसको वो काम कम क्लोज़ और कंप्लीट कर सकते हैं जो आज करा जाना है। तो वो भी हमको बहुत बारी सेव करता है ओवरथिंकिंग से। अ अ, छठा मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे आनंददायक यही होता है कि हम जिस मोमेंट में रह रहे हैं, उसी मोमेंट में रहें, है ना? अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं ओवरथिंकिंग के बारे में बता रही हूँ। मेरे लिए सबसे बेहतर यही है कि मैं आपसे बात करूँ, है ना? और हम लोग इस चीज़ को अपने व्यूअर्स के लिए बना पाएँ कि
ओवरथिंकिंग से वो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, या उनके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ओवरथिंक करते हैं, उनको वो कैसे मदद कर पाए। सो आई थिंक लिविंग इन द मोमेंट, जो चीज चल रही है, आप शादी गए हैं, शादी में खाना एंजॉय करिए, कोई आपको देखेगा या आपको क्या समझेगा, वो सोचने की जगह खाना एंजॉय करें तो वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। So living in the moment is something that you know is also what I would suggest. एक लास्ट चीज है जो मैं बोलना चाहूंगी कि हम अपने आप पे चीजें बहुत भारी कर लेते हैं, है ना? हम अपने आप को बहुत प्रेशर देने लगते हैं। मतलब शायद हमारे हमारे आप हमारे मुंह से हमारे लिए तारीफ बहुत कम निकलती है, सामने वाले बहुत लोगों के लिए तारीफ बहुत निकलती है। तो एक प्रैक्टिस है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कंपैशन, है ना? अपने लिए नहीं बोलते हैं थैंकफुल रहें कि आप कौन हैं। अपने लिए एक फीलिंग हो कि अकम्प्लिशमेंट्स की भी फीलिंग दिखाए। तो आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप ओवरथिंक कर रहे होते हैं। आप एक्चुअली ओवरथिंकिंग में अपनी हेल्थ को इश्यू में लेके जाने में अपने आप पे नहीं बोलते हैं एक प्रेशर डाल रहे हैं, एक स्ट्रेस ले रहे हैं। तो उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सके या करना चाहिए, इज समथिंग, इज द लास्ट दैट आई वुड लाइक टू से, कि अपने आप के प्रति थैंकफुल रहें, और जितना आप कर पा रहे हैं, जितना आपका माइंड आपके साथ मिलके सॉल्व कर पा रहा है, वो बहुत है ना? अगर आप उसको, कोई भी इंसान, आई मीन ये दिस इज नॉट फॉर यू या मी, इट इज फॉर एवरीबॉडी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी, आप जितना भी कर पा रहे हैं वो भी बहुत है। इस चीज के लिए आप सेल्फ को धन्यवाद दें, वो बहुत जरूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं अनुप्रिया मेरी तरफ से, जो लिए जा सकते हैं ओवर थिंकिंग से उभरने के लिए। जी, आविदा जी, अभी बहुत सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की और जिसमें आपने एक चीज़ कहा कि लिव इन द प्रेज़ेंट। ये हम भी कई बार करते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं या फिर पास्ट का कुछ ऐसा कर दिया, जिसको कि अब बदल नहीं सकते हम पीछे जाके और उसको लेके अपना प्रेज़ेंट खराब कर रहे होते हैं। तो ये आपकी बात मुझे बहुत टचिंग लगी कि हाँ, लिव इन द प्रेज़ेंट, अभी जहाँ हो उसमें रहो, उस पे फ़ोकस करो। और हम लोगों ने भी बहुत बिंदुओं पे चर्चा की है कि कोई ओवरथिंक कर रहा है तो वो कैसे उससे डील करे। लेकिन आविदा जी, ठीक है, इन बिंदुओं पे चर्चा करते-करते मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि जब यदि कोई ओवरथिंक कर रहा है, उसके साथ डील कर रहा है, तो उस व्यक्ति को हम उस टाइम कैसे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ओवरथिंकिंग के साथ-साथ हम लोगों ने पीछे भी चर्चा किया था कि स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है। कई बार यही ज़्यादा हो जाने के बाद वो डिप्रेशन का भी एक वजह बन जाता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो ओवरथिंक कर रहा है, इन सारी समस्याओं के साथ वो जूझ रहा होगा, तो उसको उस टाइम हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि वो उससे डील करे, उस ओवरथिंकिंग से डील करे? जी, इस पे आपका कुछ विचार जानना चाहेंगे। हुँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है अनुप्रिया ये। तो अगर इससे पहले वाले सवाल की मैं बात करूं, तो मैंने आपको सबसे पहला यही बताया था कि किसी से बातचीत करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक दूसरे के लिए भी कंपैशन और नहीं बोलते हैं एक एक्सेप्टेंस दिखाने की जरूरत है। आजकल बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, उन्हीं मीम में एक मैंने देखा था कुछ दिन पहले कि हर इंसान के पास उसकी अपनी कोई स्ट्रगल है जो वो लड़ रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भी ये समझें कि अ, अलग-अलग तरीके की जो भावनाओं से लोग गुजरते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, और हम उसी नहीं बोलते हैं, उसी मन से, उसी क्षमता से लोगों को मदद कर सकें। तो इसीलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम उन लोगों को कैसे हेल्प करें जो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो इसमें भी मेरा ना सबसे पहला ये रहेगा अनुप्रिया, अ, तो हम चलती-फिरती बातों में ऐसा बोल देते हैं, "अरे! मत करो ना यार तुम ओवरथिंकिंग, है ना? इसको इतना मत सोचो ना यार।" तो ऐसा ना कहें, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसा उस सोचने वाले इंसान ने भी बहुत बार सोचा होगा कि बस अब मैं नहीं सोचूँगा इसके बारे में या नहीं सोचूँगी इसके बारे में। तो आई थिंक वो एक ऐसा थॉट है जो उसके दिमाग में आया ही होगा। तो ये ना कहें कि आप ओवरथिंक मत करें, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, जब मैंने आपको बोला कि चीज़ें लूप में चली जाती हैं, तो
अ, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो ओवरथिंक कर रहे हैं और वो एक बीमारी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक तो उनको ये कहना हम बंद करें कि आप ओवरथिंक मत करिए, है ना? दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी बात ना करें जो आप मीन नहीं करते हैं, जो आप कहना नहीं चाहते हैं, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल तो जैसे हमारे यहाँ रिव्यू मीटिंग्स बहुत होती हैं, अगर मैं झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात बताऊँ, तो रिव्यू मीटिंग्स हर महीने होती हैं। और उसमें कोई ना कोई 2-3 कैडर के लोग इकट्ठे एक प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं और अगर वो दोस्त हैं आपस में तो वो एक-दूसरे को फीडबैक देते हैं शायद, है ना? कि आपने रिव्यू मीटिंग में जो अपना एजेंडा पे बात करा, उसका कैसा था, क्या हुआ? तो उस टाइम पे ज़रूरी ये है कि अगर आप ये जानते हैं कि मेरा ये कलीग जो है वो ओवरथिंक करता है बातों को, तो उनको ऐसी बातें ना कहें जो आपको लगता है सही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उनका एजेंडा का जो उन्होंने मैं आपको दोबारा से पीछे लेके जाती हूँ। तो हो सकता है उस एजेंडा पे जब वो प्रेज़ेंट कर रहे थे, जैसा मेरे साथ हो गया था, वैसा हो जाए कि वो पैरालाइज़ हो जाएँ और 10 में से सिर्फ़ 2 ही बात या 3 ही बात बता पाएँ। पर उनके साथ उनका जो कलीग है, उस मीटिंग के बाद उनको ये बताएँ, नहीं जी बहुत ही अच्छी आपकी आपने आपके एजेंडा के तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, बहुत इम्पोर्टेंट थे। इसकी जगह आपको उनको ये बताना चाहिए कि आपके पास तो 7 और पॉइंट्स थे, आपने सिर्फ़ 3 बोले और मेरे को लगता है कि आपको 7 पता थे। आपने उस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराने में भी मदद करी कि आपने ओवरथिंकिंग करी थी जो आपको पैरालिसिस पे ले गया था ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग। तो इसीलिए जो चीज़ आप मीन नहीं करते हैं वो मत कहिए। उनको अ, इस चीज़ में मदद करिए कि वो रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ अपने इश्यूज़ को भी, है ना? तो दूसरा मेरा ये रहेगा कि कोई भी बात को वो वाली बात मत बोलिए जो आप मीन नहीं करते हैं जो लोग ओवरथिंक करते हैं उनके साथ। अ, तीसरा है कि उनको मदद करें कि अपनी थिंकिंग को ना एक दूसरे फ्रेम में डाल के देखें, ठीक है? तो जैसे कोई कोई लोग होते हैं वो अ, मतलब ऐसा सोचते हैं कि मैं एक बहुत खराब बॉस हूँ या मैं खराब एम्प्लॉयी हूँ, इतनी सारी डेडलाइन्स हैं, मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सिंस आई एम अ बॉस मेरे को मतलब बॉस इन द सेंस सीनियर हूँ मैं, तो मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़, कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ भी मिलना-जुलना पड़ता है। ये सारा बहुत एग्ज़ॉस्टिंग है, मतलब मेरे दिमाग के लिए भी एग्ज़ॉस्टिंग है और मेरे अ, इमोशंस के लिए भी एग्ज़ॉस्टिंग है। और अंततः मैं ये सोचता हूँ एट द एंड आई थिंक कि मेरी जॉब जो है वो यूज़लेस है ना? तो इस तरह की थिंकिंग को आप क्या उनको रीफ्रेम करने में हेल्प कर सकते हैं, है ना? ये अगर वो सोचते हैं कि मैं एक खराब सीनियर हूँ या मैं अपने आप को हेट करता हूँ क्योंकि मैं एक खराब सीनियर हूँ बिकॉज़ ऑफ सो मेनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, तो क्या उसको एक पॉजिटिव रिफ्रेमिंग में ला सकते हैं। जैसे अ, मेरी मेरे पास बहुत काम है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माय प्लेट जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। अ, मैं एक चैलेंजिंग दौर से निकल रहा हूँ। मैं बहुत सारी जगह पे शायद डिस्कनेक्टेड फ़ील करता हूँ, है ना? अ, पर इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे को अपने से और मेरे को सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को आप अगर उनको मदद कर पाएँ, एक अलग अ, जैसे फ़ोटो का फ्रेम होता है, तो इस फ़ोटो के फ्रेम से दूसरे फ़ोटो के फ्रेम में डालने की कोशिश कर पाएँ, जो व्हिच इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर पॉजिटिव इन इट्स ओन सेंस। तो ये भी सामने वाले को बहुत मदद करेगा। चौथा है जो मैंने ऊपर में बोला था कि अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो कैसे आप उससे कोप कर सकते हैं। ये उसी से रिलेटेड है कि कैसे आप उनको मदद कर सकते हैं टू फील द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूडनेस, थैंकफुलनेस अपने लिए भी, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। तो उस तरह की भी कोई प्रैक्टिस अगर आप उनको करने में मदद कर पाएँ कि वो
अपने लिए थैंकफुल फील करें और जो उनकी इश्यूज़ हैं, देखिए इस प्लेटफ़ॉर्म पे शायद हम दोनों के लिए अ, ओवरथिंकिंग के एग्ज़ैक्ट इश्यूज़ लोगों के माप करना या बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। अ, मैं किसी का एग्ज़ाम्पल भी नहीं लेना चाहूँगी, जो एथिकली करेक्ट नहीं होता है। पर क्या क्या एज़ अ पर्सन टू हेल्प अनदर पर्सन हू इज़ गोइंग थ्रू ओवरथिंकिंग, क्या मैं उनको ये बता पाऊँ कि आप जो सोच रहे हैं, उसके बावजूद भी कितने लोग हैं जिनके प्रति आप थैंकफुल हो सकते हैं? और लोगों के अलावा आप अपने प्रति कितना थैंकफुल हो सकते हैं? तो ये मेरे हिसाब से कुछ 4 चीज़ें हैं जो आई थिंक प्रैक्टिस अगर करी जाए या हम उनको हेल्प कर सकें जो लोग ओवरथिंक करते हैं। अनुप्रिया। जी, आबिदा जी, बहुत ही गूढ़ बातें आपने कही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि सही बात है, हम लोग दूसरों के प्रति तो कई बार थैंकफुल हो भी जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ है कि हम लोग खुद के प्रति कभी भी थैंकफुल नहीं होते, सेल्फ ग्रैटिट्यूड जो कहते हैं, वो हम लोग महसूस नहीं करते, कितना भी अच्छा कर ले हम लोग कभी सेल्फ प्रेज़ नहीं करते। ये वाक़ई में आपने कहा कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अविदा जी, हम लोगों ने बहुत सारे अभी बातें की, बहुत ही ज़रूरी बातें की कि कैसे डील करना है ओवरथिंकिंग के साथ या कोई ओवरथिंक कर रहा है तो उसको कैसे हम लोग सपोर्ट करें। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरथिंकिंग जो है उसको आप कैसे देख रही होती हैं कि कुछ रिसर्च भी हो रहे हैं उस पे या उसको क्या मतलब मेंटली कुछ आप उसको देख के कुछ बताना चाह रही हैं या उसको कैसे आप देख रही हैं? जी। तो आखिर में मैं यही बोलूँगी अनुप्रिया कि ओवरथिंकिंग जो है ना वो इसको किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर नहीं लिया जाता है, ठीक है? ओवरथिंकिंग कोई भी बीमारी के रूप में नहीं है। बीमारी इन द सेंस मतलब जिसको क्योर किया जा सके वैसा नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है इसके लिए। बट ओवरथिंकिंग जो है वो लीड कर देती है बहुत सारे हमारे मेंटल स्ट्रेस पे, है ना? इसी की वजह से हमको डिप्रेशन बहुत बार होने लगता है, लोगों को एंग्ज़ायटी होने लगती है जो आपने भी पीछे शेयर किया था। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, वो होने लग जाता है। पीटीएसडी का नाम आपने बहुत सुना होगा आजकल, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये एक बीमारी के रूप में नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बट रिसर्च के हिसाब से ये कहीं न कहीं कुछ और तरीकों से हमारे दिमाग को ज़रूर हैम्पर कर रहा होता है। तो हेल्पफुल तो बिल्कुल ही नहीं है ओवरथिंकिंग, पर ये डेफ़िनेटली हमारे वेल-बीइंग को जो हम बोलते हैं, हमारे होने को, हमारी खुद की सेल्फ हेल्थ को बहुत अफ़ेक्ट कर देता है। अ, इसीलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम ओवर द टाइम अपने इस बिहेवियर को चेक करें। हम ये समझें कि क्या हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती का सोच रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ सोचें, तो मेरा सबसे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जब भी आप कोई चीज़ को सोचते हैं, हैं? चाहे वो बिस्तर पे लेटे हुए, चाहे वो गाड़ी चलाते हुए, चाहे वो सुबह उठ के चाय पीते टाइम, तो प्लीज़ ये सोचें कि क्या इस सोच को मैं किसी अंत तक पहुँचा पाऊँगा या पहुँचा पाऊँगी? उस पे अगर आप ज़्यादा ध्यान दें इंस्टेड ऑफ अ, नहीं बोलते हैं सोचते चले जाने पे, है ना? कोई हमारे लिए क्या करेगा अगर हम वही सोचते रह जाएँ, तो हम अपनी चाय को भी नहीं एन्जॉय कर पाएँगे सुबह की। तो जब भी आप कुछ सोचने लगे, तो एक बारी फिर से उस सोच के लिए सोचें कि क्या इस सोच को मैं कोई अंत दे पाऊँगा? क्या मैं इसका कोई रिजल्टेंट निकाल पाऊँगा? उन उस बेसिस पे फिर उस सोच को आगे ले जाएँ। जो मैंने अलग-अलग तरीके बताए कि कैसे उस सोच को आप एक प्रोडक्टिव सोच बना सकते हैं एंड अ प्रोडक्टिव रिजल्ट की तरफ ले जा सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी अनुप्रिया। अ, और आपको भी मेरी तरफ से ये सजेशन है कि ओवरथिंक मत करिएगा। सब चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से सॉल्व भी हो जाती हैं, सेट भी हो जाती हैं। जी, आविदा जी, बिल्कुल आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं कभी-कभी ओवरथिंकिंग में कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो आपने अभी जैसा कि कहा कि ओवरथिंकिंग बिल्कुल कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत सारे हमारे मेंटल कंडीशन को लीड कर देता है जो जिससे कि रिजल्ट में हम लोग देखते हैं, एंग्जायटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, पीटीएसडी हो रहा है, ओसीडी हो रहा है।
तो मेरा भी मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगा कि आप सोचें, लेकिन ओवरथिंक बिल्कुल ना करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आबिदा जी कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की कि बहुत सारी चीज़ें तो सच में हमें भी नहीं पता थी कि किस चीज़ को सोचते-सोचते हम कब ओवरथिंक करने लग जाते हैं और हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम वो चीज़ ओवरथिंक कर रहे हैं और फिर ये कहाँ लीड कर रही है हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे वेलबींग को। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। आप वो लिंक पे जाएँ, फीडबैक फॉर्म भरें और हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आगे हम आपके लिए कितना नए एपिसोड्स लेके आ सकते हैं, आपको किस तरीके से मदद कर सकते हैं अपने इस सेल टॉक के द्वारा। धन्यवाद। थैंक यू।